एक ऐसी वॉर जो 20 सालों तक लड़ी गई, 1955 से लेकर 1975 के बीच लड़ी गई, और जिसे हम सेकंड इंडो चाइना वार के नाम से भी जानते हैं। ये वॉर एक देश के दो हिस्सों में लड़ी गई। वो देश वियतनाम था, साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम। ये वॉर एक देश में हुई थी, पर इसमें बाहर के देशों ने भी मदद की। नॉर्थ वियतनाम की सोवियत यूनियन ने और चीन ने, वहीं दूसरी ओर साउथ वियतनाम की मदद अमेरिका ने की। इस वॉर में इन सभी देशों ने मदद की, पर इस मदद के पीछे अपने इंटरेस्ट था। वॉर में एक ऐसा समय आया जब अमेरिका सीधे तौर पर इस वॉर में पार्टिसिपेशन के लिए उतर आया। ये वॉर शुरू हुई 1955 में, पर इस वार की स्क्रिप्ट 1857 में लिखी जा चुकी थी। 1857 में जब यूरोपियन कंट्रीज पूरे विश्व पर राज करने के इरादे से निकल पड़ी थी, जिन देशों पर यह शासन करते, वहां लड़ाई लड़ते और वहां की संपत्ति को लूटकर अपने देश ले जाते। 1857 से पहले वियतनाम एक आज़ाद देश था, पर 1857 में फ्रांस में वियतनाम पर कब्जा कर लिया। वियतनाम में फ्रांस का शासन चलने लगा। इस समय इस इंडो चाइना के नाम से जाना जाता था। इसमें 5 देश आते थे: कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। इन देशों को इंडो चाइना बोला जाता था। वियतनाम पर फ्रांस में 1860 से लेकर 1941 तक शासन चलाया, और यही से एक ट्विस्ट आया। 1941 में वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो गई और जापान में वियतनाम को इन्वेंट करना शुरू कर दिया। वियतनाम को इन्वेंट करना आसान नहीं था। जब जापान में वियतनाम पर इन्वेजन शुरू किया, तब उसे फ्रांस का सामना करना पड़ा। जब जापान के आगे फ्रांस को वियतनाम के कुछ हिस्सों को खोना पड़ा। जापान वियतनाम पर ज़्यादा दिनों तक अपना शासन नहीं चला पाया। इसके पीछे का कारण था जापान का वर्ल्ड वॉर सेकंड में हार। जापान को वियतनाम छोड़ना पड़ा। इस बीच 19 मई 1941 में एक पार्टी सामने आती है, वियत मिन्ह, जिसको हो ची मिन्ह ने बनाया था, जिसका एक ही मकसद था, वियतनाम को आज़ाद करना। इस पार्टी के लोगों ने पहले जापान और फिर फ्रांस से अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। जब जापान ने वियतनाम को छोड़ा, तब वियतनाम 2 भागों में बट चुका था। इसके पीछे का मेन रीजन था वर्ल्ड वॉर सेकंड। जापान का जिन भी देश के ऊपर शासन था, उसको वर्ल्ड वॉर सेकंड को जीतने वाले देशों ने आपस में डिवाइड कर लिया। उसी में से एक था वियतनाम। 1945 तक वियतनाम पर जापान का शासन था, जिस कारण वियतनाम के 2 हिस्से हो गए। नॉर्थ वियतनाम जो कम्युनिस्ट से प्रेरित था, तो यूएसएसआर की मदद से यहाँ पर हो ची मिन्ह ने अपनी सरकार बना ली। 1946 में फ्रांस अलायंस पावर ने वियतनाम को वापस मांगा, क्योंकि फ्रांस एक कैपिटल कंट्री था, तो अमेरिका उसने अपने कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए फ्रांस को वियतनाम दे दिया। फ्रांस ने वियतनाम में एक पपेट लीडर को बैठाया। वह लीडर था बाओ दाई। नॉर्थ में हो ची मिन्ह का शासन था। हो ची मिन्ह को फ्रांस का दोबारा आकार साउथ वियतनाम में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह हो ची मिन्ह पूरे वियतनाम को आज़ाद करना चाहते थे, जिस कारण नॉर्थ के लोगों ने साउथ वियतनाम के लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसी को फर्स्ट इंडो चाइना वार के नाम से जाना जाता है। इस वॉर को 1946 से लेकर 1954 तक लड़ा गया। ये वॉर लगभग 8 सालों तक चली। 1954 में दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे जेनेवा अकॉर्ड कहा जाता है। इसमें लिखा था कि फ्रांस को इंडो चाइना से बाहर रहना होगा। इसी के साथ साउथ वियतनाम के लीडर को भी बदल दिया गया। बाओ दाई के जगह गोल्डन टाइम को नया लीडर बनाया गया। इसी अकॉर्ड के हिसाब से वियतनाम को टेम्पररी 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसे 17 डिग्री पैरेलल लाइन से अलग अलग बनाया गया। साथ ही जेनेवा अकॉर्ड में इस बात को साफ कर दिया कि 2 साल बाद वियतनाम में चुनाव होंगे और लोगों के वोट अनुसार वियतनाम को एक किया जाएगा। वह जिस भी सरकार को अपनाना चाहेंगे, वह इस चुनाव से उसे अपना लेंगे। जेनेवा अकॉर्ड के बाद वियतनाम में 2 सरकारें और 2 देश बने। एक नॉर्थ वियतनाम, जिसकी कैपिटल हनोई थी, यहाँ की कम्युनिस्ट सरकार बनी, जिससे यूएसएसआर और चाइना का सपोर्ट था, और एक साउथ वियतनाम, जिसकी कैपिटल साइगोन थी, यहाँ गोल्डन डाइम की सरकार बनी, जो कि अमेरिका का सपोर्टर था। अल्टीमेटली वियतनाम में अब 2 विचारधारा ने जन्म लिया, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, जिसके कारण जेनेवा अकॉर्ड के बाद भी ये दोनों आपस में लड़ते रहे। नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम में हमेशा एक डिफरेंस देखने को मिलता रहा। देखा जाए तो दोनों कायम एक ही था, वियतनाम का एकीकरण, लेकिन सोच अलग थी। नो दिन डाम चाहता था कि वियतनाम एक बन जाए और यहाँ के लोग कैपिटलिस्ट विचारधारा को फॉलो करें, लेकिन हो ची मिन्ह पूरे देश को एक करके कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रमोट करना चाहता था, जिसके लिए इलेक्शंस होना काफ़ी जरूरी था। वही दूसरी ओर कैपिटल सोच वाला नो डन डाम साउथ पर धीरे धीरे करके अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत कर लेता है, और इसके बाद शुरू होती है साउथ वियतनाम में कैपिटलिस्ट तानाशाही। गोल्डन डिम खुद एक कैथोलिक था, तो इसलिए उसने अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए बुद्धिस्ट लोगों को मारना और कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। यही नहीं, बल्कि साउथ वियतनामी लोग जो हो ची मिन्ह को सपोर्ट करते थे, उनको भी बड़े तादाद में मारा जाने लगा। बुद्धिस्ट लोगों को मौत के विरोध में साउथ में वियत मिंह ग्रुप के लोगों ने अपनी आवाज़ भी उठाई, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ तब हो गई जब गोल्डन डेम ने वियतनाम में होने वाले इलेक्शंस को रद्द करवा दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी तानाशाही उससे छिने या वियतनाम में कम्युनिस्ट सोच पैदा हो। जिस तरह से साउथ वियतनाम में अत्याचार बढ़ रहे थे और इलेक्शन रद्द किया गया, उस हिसाब से अब नॉर्थ वियतनाम का युद्ध में उतरना निश्चित हो गया।
अब दोनों देश का तो समझ आता है। लेकिन बाकी बड़े देश यहाँ क्या कर रहे थे? वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। वियतनाम भी उसी कोल्ड वॉर में इन दोनों देशों के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक मोहरा था। ये दोनों देश अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वियतनाम की मदद कर रहे थे। अमेरिका बिना बात के साउथ वियतनाम की जंग में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वह नहीं चाहता था कि एशिया में एक और देश कम्युनिस्ट के हाथों लगे। अमेरिका उस समय डोमिनो थ्योरी को मानता था। उसे लगता था कि अगर एक देश कम्युनिस्ट बना तो धीरे धीरे करके एशिया के सारे देशों में कम्युनिस्ट सरकार आ जाएगी, जिसके लिए उसने हथियार देने शुरू किए और उसके बाद उन्हें पैसों से भी मदद करने लगा। धीरे धीरे करके यूएसए ने अपने कुछ एडवाइजर्स को भी साउथ वियतनाम में भेजना शुरू कर दिया, जो बेसिकली साउथ के लोगों को ट्रेनिंग देने के मन से आए थे। यह उन लोगों को हथियारों और जंग से जुड़ी सारी एडवाइस दिया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ स्पेशली जॉन एफ कैनेडी के टाइम पीरियड में इन एडवाइजर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली गई। हो ची मिन को इस बात की खबर मिली कि गोल्डन डाइम ने वियतनाम में होने वाले इलेक्शंस को कैंसिल करवा दिया है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और गोल्डन डाइम के खिलाफ लड़ने का डिसीजन बना लिया। इस लड़ाई के लिए हो ची मिन ने सबसे पहले साउथ में वेदमिन नाम के ग्रुप के लोगों को हथियार पहुंचाने शुरू किए। ये हथियार पहुंचाने के लिए भी हो ची मिन ने एक अलग रास्ता निकाला। ये हथियार लाओस से साउथ वियतनाम में पहुंचाए जाते थे, जिससे किसी को कुछ ना पता चल सके। जैसे ही हथियार तमन के लोगों के पास आए, वैसे ही साउथ वियतनाम में लड़ाई छिड़ गई। तमन ग्रुप के लोग अब गोल्डन डाइम की सेना का मुंह तोड़ जवाब देने लगे। इसी बीच गोल्डन डाइम का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसने एक शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलवा दी। इन लोगों में कई बौद्ध धर्म के लोग थे। इन सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस अटैक से बाकी के बच्चों और बड़े लोगों को भी गोलियां लगी थी। अब गोल्डन डाइम की निरंकुशता और डिक्टेटरशिप यूएसएसआर और यूएसए को साफ दिखने लगी। इसी बीच गोल्डन डाइम की हत्या हो गई, जिसका आरोप अमेरिका पर लगा। लेकिन इसके हत्या के बाद अब अमेरिका सीधे इस युद्ध में उतरने वाला था। अगस्त 1964 में गल्फ ऑफ टोनकिन में एक घटना हुई जिसमें नॉर्थ वियतनामी की नेवल आर्मी ने यूएस नेवल बोट्स पर अटैक किया, जिसमें यूएस नेवल ऑफिसर्स मारे गए। जिसके बाद यूएस कांग्रेस ने गल्फ ऑफ टोनकिन रेजोल्यूशन पास किया एंड डायरेक्टली वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाद में यह बात सामने आई कि गल्फ ऑफ टोनकिन का इंसिडेंट एक फेक इंसिडेंट था, जिसे अमेरिका ने केवल वॉर में पार्टिसिपेट करने का एक मोहरा बनाया था। वॉर में अमेरिका के डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के साथ ही 1967 तक अपने करीब 5 लाख सोल्जर्स भी वियतनाम में उतार दिए थे। इन सभी सोल्जर्स को साउथ वियतनाम में उतारा गया, जिन्होंने नॉर्थ वियतनाम पर हमला करना शुरू कर दिया। ये नॉर्थ वियतनाम पर भर भर के बमबारी करने लगे। इन्होंने नॉर्थ में कई बॉम्ब कैंपेन चलाए, लेकिन इन बमबारी का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि वियतनाम के लोग गोरिल्ला वॉरफेयर में काफ़ी माहिर थे, जिससे वह सभी बॉम्बिला से बच जाया करते थे। वो बमिंग के दौरान इन गुफाओं में घुस जाया करते थे और जैसे ही किसी यूएस सोल्जर को अपनी रंग के ऊपर पाते उसे मार दिया करते थे। यूएस सोल्जर्स के लिए इन सुरंगों में जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर था, क्योंकि वह वॉर की इस टेक्निक से अनजान थे, जिसके कारण उनका नॉर्थ वियतनाम के सामने पलड़ा हल्का होता भी दिखा। इस वॉर के दौरान यूएसएसआर और चाइना ने नॉर्थ वियतनाम की काफ़ी मदद की। उन्होंने अमेरिका की तरह जंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन हथियार और पैसा भर भर के भेजा। चाइना ने तो अपनी मेडिकल और इंजीनियर टीम तक वियतनाम की मदद के लिए भेज दी थी, जिस कारण अमेरिका भी इस जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था। इवन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने इस वॉर के दौरान पूरे 3 साल तक लगातार नॉर्थ वियतनाम पर बॉम्ब अटैक्स किए। ये बॉम्ब अटैक्स इतने ज़्यादा थे कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी कभी इतने बॉम्ब्स नहीं दागे गए थे, जिस कारण भी इस जंग को याद किया जाता है। इस बमबारी को ऑपरेशन रोलिंग थंडर का नाम दिया गया था। अमेरिका ने वियतनाम की जंग को जीतने के लिए अपनी हर एक कोशिश की। इन्होंने लगातार अपने सोल्जर्स की संख्या भी बढ़ाई, लेकिन सोल्जर्स की संख्या बढ़ाने से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका के सोल्जर्स जिन परेशानियों से गुजर रहे थे, ये बात तो केवल वही जानते थे। अमेरिकन सोल्जर्स इससे पहले ऐसी सिचुएशन और टेरन में कभी नहीं लड़े थे। उनके लिए जंगलों में लड़ना काफ़ी मुश्किल था। ऊपर से वो गोरिल्ला टैक्टिक्स के भी शिकार हो रहे थे। वो गोरिल्ला अटैक्स में भी माहिर नहीं थे। वियतनाम में उस समय अधिकतर जंगल और पहाड़ी एरिया था, जिसके कारण अमेरिकन सोल्जर्स को पानी में, जंगल में और पहाड़ों पर घंटों समय बिताना पड़ता। उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना भी काफ़ी परेशानी भरा था। वहीं वियतनाम के सोल्जर्स को तो इस टेरन और इन जंगलों की आदत थी। गोरिल्ला युद्ध पर लगाम लगाने के लिए अब अमेरिका ने एक भयानक चाल चली। हथियारों से होने वाला युद्ध अब खतरनाक केमिकल से होने लगा। अमेरिका ने वियतनाम पर केमिकल अटैक्स करने शुरू किए, जिसमें नापाम केमिकल और एजेंट ऑरेंज आते थे। नापा केमिकल का मेन काम जंगलों में आग लगाने का था। इस केमिकल के छिड़के जाने से पूरे जंगल में आग लग जाया करती थी। एंड एजेंट ऑरेंज ऐसा केमिकल पाउडर था
जिसके छिड़के जाने से जंगल के पेड़ पौधे अपनी पत्तियां छोड़ देते थे, जिसमें आसमान से साफ तौर पर दुश्मन का पता लगाकर उसे मारा जाया करता था। लेकिन इस केमिकल ने वियतनाम में एक भारी एनवायरमेंटल कॉज पैदा किया हो चमन अब तक केवल डिफेंसिव मोड में जंग में शामिल थे, लेकिन अब वो फ्रंट फाइटिंग मोड को अपनाने होने वाले थे। हो चमन ने टेट ऑफेंसिव नाम के एक ऑपरेशन को प्लान किया, जिसके अकॉर्डिंग नॉर्थ वियतनाम की फोर्सेस अमेरिकन सोल्जर्स के आर्मी बेसेस, यूएस एम्बेसी और बाकी लोकेशंस पर हमला बोलने वाले थे। ये अटैक्स एकदम सीक्रेट होने वाले थे, यानी अमेरिका के लिए ये अटैक्स सरप्राइज बनकर सामने आते। जनवरी 1968 में नॉर्थ वियतनाम ने अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया, जो एक फेलियर के रूप में सामने आया। वैसे बेशक नॉर्थ वियतनाम का ये प्लान एक फेलियर था, लेकिन इससे नॉर्थ वियतनाम को ये तो समझ आ गया कि अगर वह चाहे तो इस वॉर को जीत सकते हैं। इस अटैक से पहले उन्हें लगता था कि वह कभी अमेरिकन पावर के सामने नहीं टिक पाएंगे, लेकिन इस अटैक ने उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर दिया और यहाँ से वॉर में एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिला। वॉर जहाँ अपनी चरम सीमा को छू रही थी, वही एक फोटो सामने आई जिसने वॉर पर काफ़ी गहरा असर डाला। ये फोटो कोई ऐसी वैसी फोटो नहीं थी, बल्कि इस फोटो में वॉर के दौरान वियतनाम के बच्चों की स्थिति दिखाई गई थी। इस फोटो में नॉर्थ वियतनाम के कुछ बच्चे अपने गांव से रोते बिलखते बाहर की ओर भाग रहे थे। दरअसल फोटो में दिख रहे लोगों के गांव में अमेरिकन फोर्सेस ने केमिकल अटैक किए थे, जिससे पूरा गांव तबाह हो गया था। फिलहाल आपको फोटो में जो बच्चे दिख रहे हैं, अटैक में इन बच्चों के कपड़े तक जल गए थे, जिसके कारण उस फोटो में अपना इतना गहरा इफेक्ट छोड़ दिया कि खुद अमेरिका के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। लोग अपनी सरकार के वॉर में पार्टिसिपेशन को लेकर काफी नाराज थे, साथ ही वह वॉर में सिविलियंस पर अटैक करने को लेकर भी गुस्से में थे। मीडिया ने भी इस फोटो को काफी बढ़ चढ़कर लोगों तक पहुंचाया, जिससे व्हाइट हाउस के सामने अमेरिकन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। लोग जंग को रोकने की मांग करने लगे, पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट होने लगे, जिसके बाद अमेरिका ने अपने लोगों को सांत्वना देते हुए जंग को जल्द खत्म करने की बात कही। लेकिन टेट ऑफेंसिव अटैक के बाद ये बात भी साफ हो गई कि वॉर अभी खत्म होने वाली नहीं थी, जिससे अमेरिका के लोग लगातार अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। इसी बीच एक भयानक इंसिडेंट और देखा गया। दरअसल अमेरिकन सोल्जर्स ने इसी बीच माय लाइव मासेकर को अंजाम दिया। यह इंसिडेंट 1968 में हुआ था, जिसमें गांव में यूएसए सोल्जर्स ने जाकर आग लगा दी और सभी बच्चों और औरतों को जान से मार दिया। मरने वाले सभी लोग सिविलियंस थे, जिनके पास ना किसी तरह के हथियार थे, ना ही ये किसी तरह से यूएसए सोल्जर्स के खिलाफ कुछ कर रहे थे। इस इंसिडेंट की फोटो भी मीडिया में काफ़ी जोरों से फैली, जिसके बाद अमेरिकन स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अमेरिका के सभी लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे, जिसका फ़ायदा उस समय अमेरिका के अपोजिशंस ने उठाया। लेकिन इसी बीच पेंटागन रिपोर्ट भी मीडिया के हाथ लग गई। पेंटागन रिपोर्ट लीक होने के बाद अमेरिकन्स का एक नया रूप ही देखने को मिला। वह अपनी सरकार से बेहद नाराज थे, जो प्रोटेस्ट के तौर पर देखने को मिलता ही था। ये रिपोर्ट 400 पेजेस की थी, जिसमें लिखा था कि कैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी जनता से झूठ बोला है। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि वॉर अभी खत्म होने वाली नहीं थी, बल्कि यह तो लंबी चलेगी। साथ ही इस जंग में वियतनाम कमजोर नहीं है, बल्कि वह हर बार का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस रिपोर्ट और तमाम वॉर फोटोज के बाहर आने के बाद अमेरिका की जनता अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो गई थी, जिसका फायदा रिचर्ड निक्सन ने उठाया। यह उस समय अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, जिन्होंने जनता के गुस्से का फायदा उठाया और जैसे ही चुनाव नज़दीक आने लगे, इन्होंने जनता से वादा किया कि यह वॉर को ख़त्म करेंगे और अमेरिकन सोल्जर्स को वापस बुला लेंगे। चुनाव से पहले किए गए रिचर्ड निक्सन के इन वादों ने अपना असर दिखाया। जनता ने 1969 के चुनाव में रिचर्ड निक्सन को अच्छी वोट परसेंटेज से जिताया, जिसके बाद सत्ता में आते ही अपने वादे के अनुसार रिचर्ड वियतनामाइजेस के नाम से एक पॉलिसी लेकर आए। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अमेरिका को वियतनाम से अपने सोल्जर्स वापस बुलाने थे और साउथ वियतनाम में वियतनाम के सोल्जर्स की संख्या बढ़ानी थी। इन्होंने 1970 तक अपने वादे को पूरा करने की कोशिश भी की। ये लगातार वियतनाम में अमेरिकन सोल्जर्स को वापस बुलाते गए। 1972 तक अमेरिका के लाखों सोल्जर्स में से केवल कुछ हज सोल्जर्स ही वियतनाम में बचे थे। अमेरिकन सोल्जर्स के वियतनाम से एग्जिट के बाद नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम पर हावी होता नजर आ रहा था। वह लगातार साउथ वियतनाम पर बम हमले कर रहा था। बाकी वियतनामाइजेशन पॉलिसी के अप्लाई होने के बाद अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम के साथ एक शांति समझौता करने की ठानी, जिसके लिए 27 जनवरी 1973 को पेरिस में पेरिस पीस अकॉर्ड के नाम से एक समझौता हुआ। ये समझौता अमेरिका साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम के बीच था। इस समझौते के तहत अमेरिका ने अपने सारे सैनिकों को कुछ दिनों में ही वियतनाम से वापस बुला लिया और नॉर्थ और साउथ वियतनाम में अपनी जंग को खत्म किया। अमेरिका ने नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को भी जंग बंद करने की सलाह दी। जैसे ही अमेरिका वियतनाम से अलविदा लेता है,
हालांकि साउथ वियतनाम नॉर्थ से पूरे 2 साल तक अमेरिका के जाने के बाद भी लड़ता रहा, लेकिन कंक्लूजन के तौर पर जीत नॉर्थ वियतनाम की ही हुई। 30 अप्रैल 1973 को नॉर्थ ने साउथ वियतनाम की कैपिटल साइगो पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद जंग पर विराम लगा। नॉर्थ वियतनाम अपनी सालों की जंग जीत गया और वियतनाम का यूनिफिकेशन हो सका, जो एक कम्युनिस्ट देश बनकर उभरा। इस लड़ाई के बाद साउथ वियतनाम की कैपिटल साइगोन का नाम बदलकर हो ची मिन्ह कर दिया गया, लेकिन अब सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की कैपिटल हनोई को ही बनाया गया, जो पहले नॉर्थ वियतनाम की कैपिटल हुआ करती थी। कुल मिलाकर 1975 में वियतनाम एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कहीं जाकर एक फ्री नेशन बन पाया। वियतनाम के फ्रीडम की इस लड़ाई में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। देखा जाए तो केवल अमेरिका के ही 58,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये नंबर अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ा था, जिस कारण से भी वहाँ के लोग सड़कों पर उतर आए थे। उनका मानना था कि जब ये लड़ाई हमारे देश की है कि नहीं, तो हम क्यों अपने सैनिकों को इस तरह से मरने दे। 1.5 लाख वियतनाम सिविलियंस घायल हुए थे, जिसमें कई लोगों को कई मेजर इंजरी से गुजरना पड़ा था। वियतनाम में पूरे 1.2 मिलियन लोगों ने इस जंग में अपनी जान गंवाई थी, जिसमें सोल्जर्स एंड सिविलियंस दोनों शामिल थे। उनके घर, उनके गांव, उनके लोग, उनका सब कुछ तबाह हो गया था। लेकिन एट लास्ट वियतनाम की ये लड़ाई खाली नहीं गई, उन्हें फ्रीडम मिल सकी। वियतनाम वॉर के कई इम्पैक्ट्स देखने को मिले, जिसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट डेथ्स थी। इस जंग में भारी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। लोगों ने अपनों को खो दिया, परिवार एक दूसरे से अलग हो गए। इस जंग के बाद वियतनाम के लोगों का बहुत बुरा हाल था। इसके अलावा यह ऐसी पहली जंग थी जब यूएस की हर संभव कोशिश के बाद भी वह इस जंग में नहीं जीत सका। यूएस की डोमिनो थ्योरी का भी खंडन हुआ यूएस का, बल्कि इस युद्ध के चलते अच्छा खासा नुकसान हुआ। इस जंग से एक चीज़ और देखने को मिली, दुनिया भर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि केवल मॉडर्न वेपन्स के होने से कोई जंग नहीं जीती जा सकती, बल्कि उसे जीतने के लिए आपके के पास एक प्रॉपर आर्मी और टेक्निक भी होनी चाहिए। इस पूरी जंग में वियतनाम के लड़ने की टेक्निक्स का काफ़ी जिक्र भी हुआ था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी बात पर 1000